ऑलराइट, तो जब से ईरान और इसराइल वॉर छिड़ी है तब से पूरी की पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और बचे हुए लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वॉर में देखना है कि आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि जब से स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया है अमेरिका अलग किलसा पड़ा हुआ है। इसराइल भी काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ नज़र आ रहा है। लेबनान और उनके बीच में सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो 2 घंटे बचे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को जब ट्वीट किया था कि वो पूरी की पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, उससे पहले 5 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया और गाली देते हुए कहा कि हॉर्मूज को खोलो, ओपन द फकिंग स्ट्रीट यू क्रेजी बास्टर्ड। ये कहकर उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरान को धमकी दी, लेकिन ईरान फिर भी नहीं डरा। अब वहाँ पर दूसरी तरफ इसराइल की जो मीडिया थी उन्होंने बकायदा काउंट भी लगा दिया। पूरा काउंटडाउन चालू करके रख दिया कि इस तरीके से ईरान का सर्वनाश होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो लोग थे उनकी हिम्मत की तो अलग ही दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर बॉम्ब बरसाए जाने वाले थे। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स ये सोच रहे थे कि ये वॉर अब एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे उससे पहले ही एक सीज फायर अनाउंस हो गया। एक तरफ अमेरिका पता नहीं क्या करने वाला था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानियंस थे वो बड़ी बड़ी ह्यूमन चेन्स बनाकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बाहर, स्कूल्स के बाहर, ब्रिजेस पे तैयार थे कि आइए और हमारे ऊपर बम बरसाइए, हमें किसी का डर नहीं है खुदा के अलावा। लेकिन उससे पहले ही ये वॉर शायद एक लेवल और ऊपर चली जाती, उससे पहले ही सीज़ फायर हो गया। उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर एक तरफ अमेरिका और इसराइल को लूज़र कहा जा रहा है और ईरान को विनर कहा जा रहा है इस वॉर में। वहीं दूसरी तरफ इस वॉर में कुछ ऐसे साइलेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने एकदम आप कह सकते हो चोरी चुपके और सुमड़ी में अपने फ़ायदे निकाल लिए। जिनमें से एक है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिन्होंने इस पूरी की पूरी क्राइसिस के मीडिएटर बनकर पूरी की पूरी दुनिया में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है। आइडियली तो ये काम हमारे देश इंडिया को करना चाहिए था। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, पर उनकी वो बात मुझे काफ़ी ज़्यादा बेबुनियाद लगी और ज़्यादातर लोगों को भी बेबुनियाद लगी, क्योंकि आइडियली ये सारे काम इंडिया को करने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया की ईरान से भी अच्छी दोस्ती है और साथ ही साथ इसराइल से भी अच्छी दोस्ती है और अमेरिका से भी कई हद तक उनके अच्छे रिश्ते थे। वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो तो इंडिया की पहले तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद टैरिफ पे टैरिफ लगाने लग गए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में हमारी हर किसी से अच्छी दोस्ती है, तो आइडियली ये काम इंडिया को ही करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिनकी इसराइलियों से कट्टर दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो इस वॉर के मीडिएटर बन गए और सुलह करवा दी, सीज फायर करा दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है और बाकी जो अथॉरिटीज़ है पाकिस्तान की, उनकी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक अलग ही इमेज बन गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कल तक जिस देश को द स्टेट ऑफ टेरर कहा जाता था, टेररिज्म का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कहा जाता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे ट्वीट करके उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, शुक्रिया कह रहे हैं और ओवरऑल उनकी एक अलग ही इमेज उभर कर आ चुकी है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हाउ पाकिस्तान टर्न्ड इनटू अ स्टेट ऑफ टेरर। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को वापस पलट के इतिहास की गहराइयों में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से पहले के इवेंट्स की। उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी के बीच काफ़ी क्लैशेस चल रहे थे और साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान बनाने के पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि मुस्लिम लीग के ज़्यादातर लीडर्स के कांग्रेस की तरफ होने के बावजूद भी वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये कह दिया था कि अगर कांग्रेस के लीडर्स और महात्मा गांधी चाहे तो हम जिन्ना को ओवरथ्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने जिन्ना से ये भी कहा था और कांग्रेस के सारे लीडर्स से भी ये कहा था कि जिन्ना पार्टीशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो पार्टीशन करा कर ही मानेगा इंडिया पाकिस्तान का। अगर उसे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो यूनाइटेड इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी जिन्ना को दे दो। लेकिन फिर भी जब कांग्रेस के लीडर्स इस बात से पूरे तरीके से मुकर गए, उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे केम टू नो कि जिन्ना कितने ज़्यादा सेल्फिश और ख़राब आदमी है। तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी की इस बात को मानने से नकार दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात को मना कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर उन्हें पाकिस्तान चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान दे दो। उसके बाद पार्टीशन होता है। पार्टीशन में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का ईस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान में माइग्रेशन होता है। इसके बीच कई सारे दंगे होते हैं, कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब उसके बाद होती है सबसे पहली फर्स्ट
कश्मीरी वॉर। अब कश्मीरी वॉर में पाकिस्तान वालों को ये लग रहा था कि वो इंडिया से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान को बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ गया। खैर, इसके बाद भी पाकिस्तान इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो ये सोच रहे थे कि 1965 की वॉर में वो इंडिया से जीत जाएंगे और ऑपरेशन गिब्रल्टार लॉन्च किया उन्होंने। उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये लग रहा था कि इस बार वो इंडिया से ज़रूर जीतेंगे। वो चाहते थे कि इंडिया का जो कश्मीर का हिस्सा वो पूरे तरीके से पाकिस्तान में मिल जाए, ईस्ट पाकिस्तान एक्सपैंड करे और इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब ये दोनों मिलके खालिस्तान बने। और दूसरी तरफ आईएसआई ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ, अगेन इंडियन आर्मी ने हरा दिया पाकिस्तानी आर्मी को और फिर से उन्हें सरेंडर करना पड़ गया और जो उन्होंने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं 1971 यानी 1971 की वॉर के बारे में, जब उस टाइम पर बांग्लादेश में उर्दू लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान वालों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था मेनलैंड पाकिस्तान वाले लोगों के द्वारा। तो इस वजह से उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में और पाकिस्तान फिर से बैटल फील्ड में उतरा इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। लेकिन अगेन फिर से पाकिस्तान को हरा दिया गया और इस बार इतने बुरे तरीके से हरा है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को बुरे तरीके से इतना खदेड़ के उखाड़ के मारा कि ईस्ट पाकिस्तान में से बांग्लादेश बाहर निकाल दिया और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। जिसके पीछे उसके जनक सैम मानिक शाह यानी कि सैम बहादुर को भी अगर इस बात का क्रेडिट दे तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि सैम बहादुर की स्ट्रैटेजीज़ की वजह से इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को हरा पाई और उनकी जो प्लानिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी कि 93,000 सोल्जर्स को घुटनों पर आना पड़ा। अब उसके बाद से पाकिस्तान ये बात समझ चुका था कि वो कन्फेशनल वॉर्स में इंडिया से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता और उस टाइम के बाद पाकिस्तान में जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे, ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथों से चला गया था, उसका लिबरेशन हो चुका था। तो उस टाइम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर हम इंडिया से सीधे सीधे नहीं लड़ सकते तो एक काम करते हैं, इंडिया को अंदर से खोखला करने का काम करते हैं। अब इस बात के ऊपर चर्चा तो हुई लेकिन ये उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाई। फिर उसके बाद पाकिस्तान के उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, जो आर्मी जनरल थे ज़िया उल हक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब इसके बारे में अपने धुरंधर फिल्म में भी देखा होगा, जो मेजर इकबाल ने कहा था। इसका ये मतलब था कि पाकिस्तान से हम सीधी सीधी जंग में नहीं जीत सकते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंडिया में मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी और टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। और पाकिस्तान अपनी इन स्ट्रेटजीज़ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था कि उन्होंने इंडिया में कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, इंडिया के कन्याकुमारी, केरला और साथ ही साथ जितने भी दक्कन के रीजन्स थे वहाँ पर नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को उभार कर लेकर आए और उसके बाद जो मणिपुर में जो मिज़ोस का ग्रुप था और साथ ही साथ जो लाल डेंगा थे, उन लोगों ने तक अपना अलग देश इंडिया से सेपरेट करने की ठान ली थी इन पाकिस्तानियों के और आईएसआई के इन्फ्लुएंस में आकर। लेकिन आगे जाकर इंदिरा गांधी जी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस्टेब्लिश करती है और एक एक करके जितने भी ये कॉन्स्पिरेसीज थी पाकिस्तान की, उन सभी को काउंटर कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को तब तक एक आइडिया लग चुका था कि हाँ, अगर इंडिया से हम कन्वेंशनल वॉर्स में नहीं जीत सकते तो इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देकर हम लोग इंडिया को अंदर से खोखला कर सकते हैं, जिससे इंडिया की ग्लोबल पावर पोजीशन, इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जो रिलीजियस यूनिटी है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में, वो लोग भी आपस में लड़ने लग जाएंगे जब हम आतंकवादी हमले करेंगे। तो यहाँ से पाकिस्तान ने अपने आतंक को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जैश-ए-लश्कर जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आए दिन इंडिया के अंदर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स कराता रहता है, जिसके घाव इतने ज़्यादा गहरे हैं कि हम उन्हें आज तक भूल नहीं पा रहे। हम ना उरी के हुए हमले भूल सकते हैं, ना 26/11 के हमले भूल सकते हैं, ना पार्लियामेंट में हुए हमले भूल सकते हैं, ना पुलवामा के हमले भूल सकते हैं, ना पहलगाम के हमले भूल सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ टेरर बन गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस आतंकवाद से हटकर पूरी दुनिया में शांति कायम करने वाला मीडिएटर आखिर पाकिस्तान कैसे बन गया। वो अमेरिका जो कल तक
ये कहता था कि अगर इंडिया ने हमें प्रूफ्स दे दिए और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया एज अ स्टेट ऑफ टेरर, तो हम ग्लोबली पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। आज वही अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार बना फिर रहा है और ओपनली ट्विटर पे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को शुक्रिया कहा जा रहा है। और पाकिस्तान आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस का मीडिएटर बना फिर रहा है, जो कहीं ना कहीं हम इंडियंस के लिए भी एक शर्मनाक बात है, क्योंकि एज आइडली हमें ये काम करना चाहिए था, आइडली ये काम हम इंडियंस को करना चाहिए था, लेकिन कर कौन रहा है? पाकिस्तान। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो वॉर है, अगर ये और ज़्यादा एक्सकेलेट हुई तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ सकती है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने के बाद ही हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ गई है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग कंट्रीज़ में। स्पेशली हमारे इंडिया में हम LPG क्राइसिस तो देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो ईरान का बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और बाकी के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी लगातार इजराइल स्ट्राइक करे जा रहा है। तो अगर वहाँ पर किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट का जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, जिस वजह से चेरनोबिल डिज़ास्टर के टाइम पे जो बीमारियां देखने को मिली थी वो मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल सकती है। और मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया भर की इकनॉमी के लिए, बात हम सब समझते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है और बहुत ख़तरनाक और डेंजरस सिचुएशन है, और पाकिस्तान जैसा देश इस चीज़ का मीडिएटर बना फिर रहा है, यहाँ पर शांति कायम करने के लिए अपना रोल निभा रहा है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपना रोल निभा रहा है, जबकि ये काम इंडिया को करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने किया कैसे, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, इन सब की शुरुआत होती है पहलगाम के हमले से। पहलगाम में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एक अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पर कई सारे टेररिस्ट ने धर्म पूछकर जितने भी वहाँ के टूरिस्ट थे उन्हें गोलियाँ मार दी थी, उन्हें ख़त्म कर दिया था, और विटनेस को ज़िंदा छोड़ा गया था ये कहने के लिए कि जाओ अपनी सरकार को बता दो। अब ये पाकिस्तान की सीधी सीधी और उन टेररिस्ट लोगों की सीधी सीधी गुस्ताखी थी इंडियंस के खिलाफ, जिसकी सज़ा उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मिली, जहाँ पर सिर्फ 23 मिनट के अंदर अंदर इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर दनादन बम दे मारे, जिसकी फुटेजेस आज भी अवेलेबल है। लेकिन आयरानी की बात तो ये है, इन पाकिस्तानी टेररिस्ट्स की ओडेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगले दिन उनके लीडर्स ने उन सभी आतंकवादियों को शहीदों के रूप में सम्मानित किया। अब देखिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक एक्शंस भी ले गए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा, लेकिन इंडिया को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। जितने भी पाकिस्तानीज़ थे उनके वीज़ास को कैंसिल कर दिया गया। जितने भी पाकिस्तानीज़ इंडिया में थे उन्हें वापस से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। अब यहाँ पर इन दो देशों के बीच में घमासान चल ही रहा था, ये वॉर चल ही रही थी कि उतने में अमेरिका, सो कॉल्ड ग्रेट सुपर पावर, बीच में आई। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके सीज़ फायर करा दिया और कहा कि सुलह कर लो, और इस चीज़ का क्रेडिट आज तक डोनाल्ड ट्रंप लेने से नहीं थकते। लेकिन बाकी देशों की बेशर्मी तो देखो कि इस तरह के आतंकवादी हमले के बाद, जहाँ पर आतंकवादी ऐसी ऐसी जगहों पर घुस के मामूली सिविलियंस को मार कर जा रहे हैं, उसके बाद हमने सिर्फ रिटेलिएशन में टेररिस्ट कैंप्स को क्या ख़त्म किया, बाकी के सारे देश पाकिस्तान की हरकतों को भूलकर इंडिया को ही क्रिटिसाइज़ करने लगे। पाकिस्तान का किसी ने नाम तक नहीं लिया। तो क्या देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर इन सारी चीज़ों से हटकर कैसे अमेरिका के साथ अपने ऐसे रिलेशंस बनाए कि आज उसे ये पोजीशन मिली कि वो इस क्राइसिस में एज मीडिएटर अपना रोल निभा सकता है और सुलह करवा सकता है इन सारे देशों के बीच। देखिए, पाकिस्तान की सबसे पहली स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वो है 3C स्ट्रेटजी। पाकिस्तान ने क्या किया है कि उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप की फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ एक डील साइन की है। ये क्रिप्टो से रिलेटेड काम करते हैं, एंड दिस क्रिएट अ डायरेक्ट इंटरेस्ट फॉर US एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो ये है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और डील साइन करी है अराउंड 500 मिलियन की एक US फर्म USSSM के साथ, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स से रिलेटेड है, जहाँ पर पाकिस्तान की वजह से अब US, जो कि सबसे पहले तो चाइना, उसके बाद रशिया जैसे देशों के साथ डील करके उनके यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपोर्ट किया करता था, अब उनकी जो डिपेंडेंसी वो पाकिस्तान की वजह से कई हद तक कम हो जाएगी, जिस वजह से पाकिस्तान और अमेरिका जो है उनके रिलेशंस और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है काउंटर टेररिज्म।
पाकिस्तान जिसे खुद एक स्टेट ऑफ टेरर कहा जाता है, जब FATA ने उन्हें ग्रे लिस्ट कर दिया था, यानी कि ब्लैक लिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट किया जाता है, एक मौका दिया जाता है सामने वाली कंट्री को सुधरने का। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया था, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया था। और हम पाकिस्तान को तो जानते हैं, जो आए दिन अलग अलग देशों से लोन मांगता रहता है। खुद शहबाज शरीफ ने भी इस चीज़ को ओपनली मीडिया में कन्फेस किया है। तो पाकिस्तान, जो कि अमेरिका की नज़र में नीचे गिर रहा था, उन्हें वापस ऊपर उठना था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी टेररिस्ट जिन्हें वो अपने देश में खुद पनाह देते हैं, वो क्या करते हैं कि उन टेररिस्ट को पकड़ के जेल में डालने लग जाते हैं, उनके लीडर्स को जेल में डालने लग जाते हैं। जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे उन्हें पूरे तरीके से बंद करवा देते हैं। जितने भी अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स, चाहे वो इंडिया में हो या फिर किसी और देश में हो, क्योंकि देखिए दुनिया के जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हैं मेजरली, उनमें हर जगह डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है कि इन सारे जितने भी टेररिस्ट अटैक्स के सस्पेक्ट्स थे, उन्हें पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में डालना चालू कर दिया, ताकि वो दुनिया भर को दिखा सके कि हाँ, हम टेररिज्म का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि इंडिया, जिन्होंने कांधार हाईजैक के बाद ही एड़ी चोटी का जोर लगाना चालू कर दिया था पाकिस्तान की असली इमेज को एक्सपोज करने के लिए और उन्हें ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए, लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली हर बार नाकाम ही होता है। क्योंकि पाकिस्तान की चालाकियाँ इतनी ज़्यादा चालाकी कि उन्होंने अमेरिका की नज़र में ऊपर उठने का तरीका ढूंढ ही लिया, और एट द एंड वापस से वो लोग अमेरिका के एक क्लोज एलाय बन गए, जैसे वो 90s के टाइम पे थे। और इसके बाद वाला रीज़न है वॉशिंगटन प्रेजेंस। पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली लॉबिंग के लिए 5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड किए हैं वॉशिंगटन में, ताकि उन्हें वाइट हाउस का एक्सेस मिल जाए। यानी दुनिया के सबसे पावरफुल देश की सबसे पावरफुल जगह का एक्सेस लेने के लिए पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली 5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड किए। क्योंकि अगर वो सीधे सीधे अमेरिका की मेन जगहों को टारगेट करने लग जाएंगे पावर में आने के लिए, फिर अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, तो उसके लिए उनका वाइट हाउस तक पहुंचना आई थिंक ज़रूरी ही है। इसीलिए उन्होंने लॉबिंग के लिए 5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड किए। और इन सारी चीज़ों की वजह से खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वाइट हाउस में होस्ट करते हैं, जबकि उससे पहले पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा तवज्जो, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी लीडर के द्वारा नहीं दी जाती थी। एक टाइम ऐसा था जब शहबाज शरीफ, जो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए घंटों बाहर बैठे रहते थे, फिर भी व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। आज सिचुएशन कुछ और ही बन चुकी है। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज किया, शिफ्ट किया, या फिर यूँ कह सकते हो नीचे से ऊपर जाने तक का ये सफ़र तय किया। चाहे वो किस भी तरीके से किया हो, चाहे वो पैसे स्पेंड करने की वजह से हो, या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा बनाने की बात कर लीजिए आप, या फिर अपनी इमेज को वाइट वॉश करना, या फिर जिन टेररिस्ट लोगों को वो खुद बढ़ावा देते थे उनको खुद ही ख़त्म करना। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलायंस को वापस से मजबूत करने के साथ साथ आसपास के देश, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ और चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। देखिए, चाइना जिसको 90s के टाइम से ही पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और आज भी चाइना पाकिस्तान को सैटेलाइट ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस सपोर्ट और हथियार और एक्सप्लोसिव्स प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ जो गल्फ़ का सबसे पावरफुल देश है सऊदी अरब, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। यानी कि मान लीजिए कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो सऊदी अरब इसको अपने ऊपर हुए हमले की तरह लेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। अब पाकिस्तान की इन सारी बातों से दूर हटकर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके बारे में बात करें, तो इंडिया का पुराना दोस्त यानी कि रशिया, जिससे हम ऑयल ख़रीदते थे, अब ट्रम्प के लगाए गए ऑयल टैरिफ्स की वजह से इंडिया और रशिया के बीच थोड़ी, आप कह सकते हो कि खटपट चल रही है। क्योंकि जब अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि रशिया से सस्ता तेल ना खरीदे, लेकिन फिर भी इंडिया ने जब ख़रीदा तो ट्रंप ने 50% का हैवी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया, जिस वजह से हुआ ये कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस में मीडिएशन करने के लिए दलाल का टैग दे रहे हैं, वो खुद हमारे देश के फॉरेन इंटरेस्ट्स को सेव क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर क्या हेसिटेशन हो गया भाई रशिया से तेल खरीदने के लिए। इसके अलावा अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, तो गल्फ़ कंट्रीज़ से भी इंडिया की जो ग्रिप है वो छूटती जा रही है। क्योंकि गल्फ़ के जितने भी अरब के बादशाह हैं
वो इंडिया के ऊपर अब उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जितना वो पहले किया करते थे। और उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि इंडिया ने इज़राइल के साथ दोस्ती रखी हुई है, इज़राइल का स्टैंड लेके रखा हुआ है। जबकि गल्फ़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है, वहीं से तो हमारा आधे से ज़्यादा तेल इम्पोर्ट होता है। तो अगर वहाँ के राजाओं से, वहाँ के देशों से अगर हमारी दोस्ती टूट गई तो आगे जाकर इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि जो सऊदी अरब के लोग हैं, सऊदी अरब के बादशाह और बाकी की अथॉरिटीज़ है, वो ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया पे हमें उतना ट्रस्ट नहीं है जितना पाकिस्तान के ऊपर है। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान और इंडिया के रिश्ते भी अमेरिका की वजह से ही कहीं ना कहीं ख़राब हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो ईरान से ही तेल ख़रीदा करता था। लेकिन यूएस के लगाई गई पाबंदी, यूएस के लगाए गए सैंक्शंस की वजह से जब सारी चीज़ें बिगड़ गई तो इंडिया ने अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका भी इम्पोर्टेंट पार्टनर है, ईरान भी इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और इंडिया की हमेशा से यही फ़िलासफ़ी रही है, यही हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है कि देश कोई भी हो, हमें सबके साथ दोस्ती बनाकर चलनी है। लेकिन जब दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो एक आदमी, एक इंसान किसी एक का ही सपोर्ट कर सकता है, जिस वजह से दूसरा नाराज़ हो जाता है। और दैट्स द रीज़न कि जब हमने यूएस का सपोर्ट किया तो ईरान हमसे नाराज़ हो गया। अब सेंट्रल एशिया तक अपने रिलेशंस बिल्ड करने के लिए इंडिया ईरान में चबाहार पोर्ट बना रहा था, लेकिन यूएस की वजह से, यूएस की इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर यूँ कह सकते हो कि यूएस के डर की वजह से वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गया। जिस वजह से वो एक खाली स्पेस जो कि इंडिया और ईरान के बीच में थी, इंडिया के जाने के बाद वो जो एक खाली स्पेस थी वो किसने फुलफ़िल करी? पाकिस्तान ने। दैट्स द रीज़न कि आज के टाइम पे पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस का मीडिएटर बन गया है। और इस चीज़ से पाकिस्तान को और भी आगे जाके कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, चाहे हम डिप्लोमेटिक फ़ायदों की बात करें, इकोनॉमिक फ़ायदों की बात करें, या फिर और भी कई सारे अलग अलग फ़ायदों की बात करें। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने जितने भी करीबी उनमें शेयर करिए। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, क्योंकि इस चैनल पे हम जियो पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़ के बारे में कई सारी बातें बताते रहते हैं जो आपको मेनली बाकी सारे चैनल्स पे देखने को नहीं मिलेंगी। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ऐसे फैक्ट्स बताएं जो बाकी चैनल्स नहीं बता रहे या फिर कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। और आगे जाकर हम और भी कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और आप सभी लोगों के लिए एक और चीज़ है, आपने रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम तो सुना ही होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है, जहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, बल्कि पैसे आने और पैसे जाने के कॉन्सेप्ट की बात है। किस तरीके से एक अमीर सोचता है, किस तरीके से एक गरीब सोचता है। इस किताब में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को एक स्टेबल तरीके से और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीने का मौका देगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो अमेज़ॉन के ऊपर इस वक्त इस पर 39% का ऑफ़ चल रहा है। आप जाकर वहाँ से ये किताब खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको ये किताब अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। इस किताब को खरीदिए, पढ़िए और कहीं ना कहीं अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे अचीव करिए। तो फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।